हत्या, अपहरण, रंगदारी, जबरदस्ती वसूली, उसके खिलाफ आरोपों की लंबी सूची बनने लगी। छोटी छोटी लड़ाइयां, झगड़े और फिर धीरे धीरे पुलिस की नजरें उस पर टिक गई। प्रतापपुर गांव में जन्मा शहाबुद्दीन एक साधारण परिवार का लड़का था। बचपन बिल्कुल आम था, स्कूल, खेल और सामान्य पढ़ाई। और इसी अंधेरे में शहाबुद्दीन ने अपनी पहली चाल चली, विधायक बना। सिवान, बिहार का वह जिला जहां शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता है। गलियों में लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते हैं, दुकानों के शटर सामान्य से पहले गिर जाते हैं और गांव कस्बों में एक अदृश्य भय फैल जाता है। लोग फुसफुसा कर कहते हैं, साहब का इलाका है, संभल कर चलिए। यह साहब कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद शहाबुद्दीन था, जिसे लोग सिवान का सुल्तान भी कहा करते थे। शुरुआत एक साधारण लड़के का असाधारण सफर। 10 मई 1967 को प्रतापपुर गांव में जन्मा शहाबुद्दीन एक साधारण परिवार का लड़का था। बचपन बिल्कुल आम था, स्कूल, खेल और सामान्य पढ़ाई। लेकिन किशोरावस्था में उसकी आंखों में कुछ और चमकने लगा। मोहल्ले के लड़कों के बीच उसका दबदबा बढ़ने लगा। छोटी छोटी लड़ाइयां, झगड़े और फिर धीरे धीरे पुलिस की नजरें उस पर टिक गई। 1986, उम्र मात्र 19 साल। हुसैनगंज थाने में उसके खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज कराया गया। यह एक छोटे अपराध की घटना थी, लेकिन इसने आने वाले समय का संकेत दे दिया। यह लड़का साधारण रास्ता नहीं चुनेगा। उदय अपराध और राजनीति का संगम था। 19 का दशक बिहार उथल पुथल के दौर में गुजर रहा था। जातीय समीकरण, राजनीतिक अस्थिरता और गिरती कानून व्यवस्था। और इसी अंधेरे में शहाबुद्दीन ने अपनी पहली चाल चली। 1990 में वह पहली बार विधायक बना। विधानसभा तक पहुंचना उसके लिए सिर्फ राजनीति नहीं था, बल्कि सत्ता के खेल में वैध चेहरा पाना था। अब उसके पास दो ताकतें थी, एक अपराधियों की सेना और दूसरा लोकतंत्र की सीढ़ी। हत्या, अपहरण, रंगदारी, जबरदस्ती वसूली, उसके खिलाफ आरोपों की लंबी सूची बनने लगी। लेकिन सच्चाई यह थी कि जितने मामले बढ़ते गए, उतना ही उसकी लोकप्रियता और खौफ भी बढ़ता चला गया। लोग कहते भी हैं, साहब से पंगा मत लेना, पुलिस भी नहीं लेती। सिवान की जागीर, डर और अदालतें। शहाबुद्दीन का असली साम्राज्य सिवान था। यहाँ लोकतंत्र की परिभाषा बदल चुकी थी। सरकारी अफसर, पुलिस, यहाँ तक कि बड़े अधिकारी भी उसके नाम से कांपते थे। एक रिपोर्ट PUCL 2001 में लिखा गया कि वह अपने इलाके में खुद की अदालतें चलाता है। गवाह बोलने से डरते हैं, केस अदालत तक पहुंचते ही ठंडे पड़ जाते हैं। 1997 में एक घटना ने पूरे देश का ध्यान उसकी ओर खींचा। छात्र नेता चंद्रशेखर प्रसाद की हत्या। इस घटना ने शहाबुद्दीन की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर खतरनाक अपराधी बना दिया। लेकिन तब भी राजनीतिक संरक्षण ने उसे बार बार बचा लिया। लोकसभा का रास्ता और बढ़ती ताकत। 1995 में वह दोबारा विधायक बना और फिर 1996 से लगातार 4 बार लोकसभा पहुंचा। उस समय लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD सत्ता में थी और शहाबुद्दीन उसी सत्ता का अनकहा चेहरा। सिवान अब बिहार का छोटा पाकिस्तान कहलाने लगा था, जहां उसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। दुकानदार रंगदारी देते, अधिकारी चुप रहते और जनता भय से जीती रहती। कहते हैं, अगर कोई सिवान में चुनाव लड़ने की सोचता तो सबसे पहले उसे पूछना पड़ता, साहब हम खड़े हो सकते हैं? पुलिस बनाम सुल्तान। लेकिन अपराध का साम्राज्य हमेशा यूं ही नहीं चलता। 2000 के बाद पुलिस और प्रशासन ने उसके खिलाफ सख्ती शुरू की। 2005 दिल्ली में एक विशेष टीम ने शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया। यह कोई साधारण गिरफ्तारी नहीं थी। उसके पास से पाकिस्तान निर्मित हथियार, नाइट विजन डिवाइस और हथियारों का जखीरा मिला। बिहार जैसे राज्य में ऐसे आधुनिक हथियार मिलना चौंकाने वाला था। उसके खिलाफ मामलों की सूची लंबी थी। हत्या की साजिश, अपहरण, रंगदारी, अवैध हथियार, लगभग हर गंभीर अपराध का नाम उस पर था। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी उसका रुतबा खत्म नहीं हुआ। जेल में भी उसने अपने प्रभाव को जिंदा रखा। सिवान के लोग अब भी कहते हैं, साहब जेल में हैं, लेकिन राज उन्हीं का चलता है। गिरफ्तारी से डर तक घटनाओं का पूरा सिलसिला। समझिए कैसे। उसके प्रभाव का अंदाजा एक घटना से लगाया जा सकता है। पुलिस वारंट लेकर कार्रवाई करने पहुंची तो शहाबुद्दीन ने खुद पुलिस अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिसकारों को आग लगा दी गई। यह सिर्फ विद्रोह नहीं था, बल्कि संदेश था, सिवान में असली सरकार में कौन है। पतन जब समय पलटता है तब क्या होता है। लेकिन अपराध का साम्राज्य भी हमेशा नहीं चलता।
अदालतें धीरे धीरे सख्त होने लगी, गवाहों की चुप्पी टूटने लगी। कई मुकदमों में वह दोषी साबित हुआ। राजनीतिक प्रतिबंधों ने उसकी राह रोक दी। अब चुनाव लड़ना संभव नहीं था, तो उसकी पत्नी हिना शहाब ने मैदान संभाला। लेकिन सच्चाई यह थी कि शहाबुद्दीन की पकड़ पहले जैसी अब नहीं रही। बिहार की राजनीति बदल चुकी थी और अपराधियों के लिए जगह सिकुड़ रही थी। अंत क्या होता है वो भी समझ लीजिए। एक साम्राज्य का पतन हो जाता है। 1 मई 2021 दिल्ली के एक अस्पताल में कोविड-19 की जटिलताओं से शहाबुद्दीन की मौत हो गई। यह मौत न गोली से हुई, न किसी राजनीतिक साजिश से, बल्कि एक महामारी ने इस सुल्तान का साम्राज्य खत्म कर दिया। उसकी मौत के बाद सिवान में सन्नाटा पसर गया। कई लोग दुखी हुए, कई लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन सबसे होठों पर एक ही बात थी, एक युग का अंत हो गया। कहानी का सबक क्या था? सत्ता, भय और राजनीति का संगम। मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी सिर्फ एक अपराधी की गाथा नहीं है, यह वह आईना है जिसने देखते ही देखते कैसे राजनीति, अपराध और सामाजिक ढांचे की कमजोरी मिलकर एक इंसान को असाधारण ताकत दे सकती है। वह विधायक भी था, सांसद भी था, लेकिन साथ ही हत्याओं और अपहरणों का आरोपी भी। लोग उससे डरते भी थे और कई उसे मसीहा भी मानते। यही उसका रहस्य था, भय और समर्थन का अजीब संगम। उसका उदय हमें याद दिलाता है कि न्याय व्यवस्था की देरी और राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को कैसे मजबूत करता है। उसका पतन यह सिखाता है कि समय और कानून की पकड़ से कोई बिल्कुल नहीं बच सकता। मोहम्मद शहाबुद्दीन, सुल्तान ऑफ सिवान, एक ऐसा नाम जो दशकों तक सिवान के लोग धड़कनें तेज कर देती थी लेते ही। एक ऐसा चेहरा जो लोकतंत्र और अपराध के गठजोड़ का प्रतीक बन गया। और एक ऐसी कहानी जो बताती है भले ही कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो, अंत वह समय और कानून के आगे झुक ही जाता है।